खा पी गए थोड़ा, मैं इसलिए वेट कर रहा हूं। चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सुनो, अगर मैं आईएनजी हटा दूं, मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, बताओ क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब क्या होता है? दो यूनिट के बीच में बैठने हाँ, इको वाला। दो यूनिट के बैठने के बीच में जो डिफरेंस उसको तुम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो। लिखो तो साथ में, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द एडिशनल कॉस्ट अब आप लोग एक एक करके क्या हो गया, अलग अलग सबको कैसे बताऊंगा मैं, डिस्कस हो गया पूरा। आज अब शिवम में अलग आएंगे, उनको अलग बताना पड़ेगा, जल्दी बैठो। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। In simple words, marginal cost means variable cost. लो, marginal cost means variable cost of producing one unit. सर ये चैप्टर नंबर क्या है हमारे? 13 है, देख लो मॉड्यूल में एक बार, इंडेक्स में देख लो 13 होगा। तो आगे तो उसमें इंडेक्स में लिखा तो होता है ना कौन सा है? 13 स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मार्जिनल देखो कौन सा है? 14 था ये। सीए वालों का ये मॉड्यूल में 14 चैप्टर है, अपना लास्ट वाला मॉड्यूल है 6th वाला। अभी नहीं लगेगा, सामने देखते जाओ बस। हो गया इतना लिख के, चालू अभी किए हैं। बहुत 10 घंटा लगाते हो सेटल होने में। ना, ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, लेकिन चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। देखेंगे, ये तो कॉस्ट का मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है। हाँ, चैप्टर का नाम तो मार्जिनल कॉस्टिंग, आईएनजी भी है साथ में, आईएनजी। आप पीछे कैसे बैठ गए? आगे बैठे, फिर पीछे कैसे दिमाग चलता है पता है ना? डिस्टर्बेंस आपको होगा। आते साथ स्नैप, जल्दी लिखो भाई, अभी भी लोग पहली लाइन में है। अगला लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेन जो चैप्टर का नाम है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ये एक टेक्निक है, ठीक है।
पहला वाला हो गया ना सबका, मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्टिंग मेन की पॉइंट्स क्या है कि भाई पहले तो एक टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग टाइप का डिसीजन लेते हैं, और बाकी आप लोग बताओगे इसके आगे। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम अपने बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं बस, और आगे मेन पूरे चैप्टर में वही से दिखना है। हो गया सेकंड वाला भी आपका? ठीक है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट तो पुराना ही था, ये मेरे को हर्ष ने बताया कि भाई इको में तो पढ़े ही हो, तो इसलिए मैंने अब ये भी लिखवा दिया। चलो ये तो सेम, आप इको का बुक खोल के देखोगे तो पूरा सेम दिखेगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो खर्चा कितना एक्स्ट्रा लगेगा, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब नया नहीं है, बचपन से जानते हो, इसी को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलोगे। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जितना समझो वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, यूनिट्स के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो मार्जिनल भी तो वही बोलेगा क्या? एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। तो जितना यूनिट्स बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। वो एक सेम है, कुछ अलग नहीं है, पर्यायवाची है। लिख देना हिंदी में, पर्यायवाची है। ठीक, सिनोनिम्स दोनों सेम है। मार्जिनल कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, क्वेश्चन में लिखेगा मार्जिनल कॉस्ट तो कुछ नया चीज का नाम नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक तो मैंने बता दिया, हाँ भाई ये टेक्निक है, जैसे निंजा टेक्निक होता है अलग अलग चीज का, तो वैसे डिसीजन लेने का निंजा टेक्निक है। आपको डिसीजन, अच्छा क्या क्या डिसीजन लेना होता है बिजनेस में? डिसीजन का एक लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। लिखो सब लोग एक बार, डिसीजंस टू बी टेकन। अब ऐसा थोड़ी भाई इधर घूमने जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा वाला नहीं। बिजनेस में क्या क्या डिसीजन लोगे, सोचो। या तो ये या तो वो, क्या क्या? कितना आउटपुट, हाँ चलो लाइन से, कितना आउटपुट बनाना है इसको लिखो, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब यू हैव टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। भैया बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओगे, ए बी सी डी ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। अच्छा एक चीज और सीखे होगे इको में, पूरा इको से रिलेट करता है। इको में आप लोग एक चीज सीखे होगे, प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा लिमिटेड रिसोर्सेज को। रिसोर्स मतलब टाइम, पैसा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो उसी लिमिटेड पैसे से, लिमिटेड पैसे टाइम से आपको सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। किसी प्रोडक्ट को बहिष्कार नहीं करना है, किसी को जीरो नहीं। मतलब जैसे मान लो 4 प्रोडक्ट है तो ए बी सी डी आपको सब बनाना है, ए भी बनाना है, सी बी सी डी चारों बनाना है। ठीक है, लेकिन पैसा कितना है? लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं जितना चाहे तो सब बन जाएगा। तो आप समझो मेरे पास, मान के चलो मेरे पास मात्र 1000 रुपए है, सब लोग जवाब देंगे इधर। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए था, उस 1000 रुपए में से मैं कितना पैसा लगाऊंगा ए को बनाने में, कितना पैसा लगाऊंगा बी सी और डी को बनाने में? कैसे सोचोगे, कुछ बताओ बेसिस। मेरे पास पैसा लिमिटेड है, 1000 रुपए बस है मेरी जेब में और कुछ भी नहीं है, आगे भी मेरे पास कोई पैसा नहीं आने वाला है, जो अभी है 1000 रुपए बस वही है, उसी को मेरे को सोच के ए बी सी डी में लगाना है। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा उसको ज्यादा बनाओगे, जिसमें कम प्रॉफिट आएगा उसको कम बनाओगे, लेकिन बनाओगे, जीरो नहीं होगा। चारों बनाने, चारों बनाना, ठीक है, जीरो कुछ नहीं होगा। तो ये पहला गुनगुन ने बताया, प्रोडक्ट मिक्स आपको सोचना पड़ेगा कि किस मिक्स में आप प्रोडक्ट को बनाओगे, ए कितना, बी कितना, सी के किस हिसाब से प्रोपोर्शन में बनाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये पहला डिसीजन हुआ। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा कि यही सब करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। और बताओ, हाँ वो अलग हो गया, उसमें ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। और कुछ, हाँ इशिका ने बोला कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, ये पूरा इको में चली गई। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जहाँ मशीन से बनवाते हैं। लेबर इंटेंसिव जहाँ लेबर से बनवाते हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ प्लेसमेंट,
नहीं, वो आप मार्केटिंग में मत चले जाओ भाई, सब लोग सब 12th में चले गए। चलो मैं लिखता हूँ, मेक और बाय डिसीजन, इसका मतलब क्या? रीडिंग और लिसनिंग। देखो जैसे मान के चलो, क्या एग्जांपल ले सकते हैं कुछ, जैसे ये पंखा है, चलो ठीक है, तो पंखा एक फिनिश गुड्स है, ठीक है। पंखे को बनाने के लिए उसमें अंदर क्या क्या लगा होगा? मोटर लगा होगा जो गोल घूमता है, और वायर लगा होगा भाई, दो मान के चलो, मेटल वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अब मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि जो ये रॉ मटेरियल इसमें लगेगा, मेटल लगेगा, मोटर लगेगा, अंदर की वायर लगेगी, वो वायर वो मोटर मैं बाहर से खरीद के लाऊं या खुद अपनी ही फैक्ट्री में बनाऊं? मतलब ब्रैकेट में लिखो रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल के लिए डिसीजन ले गए हो भाई, फिनिश गुड्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा, समझ आ रहा है? फिनिश गुड्स तो आप बनाओगे ना, लेकिन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल को, कच्चे माल को आप या तो बाहर से खरीद के लाओ बना बनाया और उसको असेंबल करके बेच दो, या रॉ मटेरियल भी खुद अपनी फैक्ट्री में बनाओ, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाओ, फिर बेचो। ये है मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, समझ आया? और क्या हो सकता है? एक है शट डाउन डिसीजन, क्या समझ आएगा नाम से? जैसे अभी जैसे 2 बजेगा थोड़ी देर में, तो आप लोग क्या बोलोगे? शट डाउन कर दो, टाइम खत्म हो गया है। तो मैं डिसीजन लूंगा ना, आपके बोलने से थोड़ी होता है, मैं डिसीजन लूंगा। बिजनेस के लिए है ये, कब आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, ठीक है। एक बात समझो, इसमें भी मैं डिटेल में आप बताऊंगा। आपने इसी साल अपना बिजनेस चालू किया है 10 लाख के कैपिटल से, 2024 है, 10 लाख के कैपिटल से आपने बिजनेस चालू किया, पहला साल है आपका, पहले ही साल आपको लॉस हो गया 10,000 रुपए का, क्या करना चाहिए? शट डाउन करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? क्यों? एक मुस्कान, ठीक है, ठीक है, और 2-3 साल देख सकते हैं, अगर फर्दर लॉस होता रहेगा तो हम डिसीजन लेंगे। ठीक है। मुस्कान ने पूरा मतलब क्या कहना चाहिए, जनरल नॉलेज लगाया है ना, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन से बताना है हमको ये चीज। हाँ 10 लाख के जो प्रॉफिट में वो लॉस हुए 10,000 कुछ नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पर बस। 2 लाख 3 लाख होता तो हाँ। 40 साल बंद कर देते। बिल्कुल, ये तो डिसीजन लेना है और एकदम लॉजिकल कैलकुलेशन के साथ बताना है। ये तो आप लोग अपने पर्सनल नॉलेज के हिसाब से बता रहे हो कि यार 10,000 तो छोटा ही अमाउंट है, 2-3 लाख का नुकसान है तो सही बोला, 2-3 लाख नुकसान तो मैं भी बंद कर देता, लेकिन आपको उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ क्या कहना चाहिए, प्रूफ के साथ। जैसे मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स में नहीं होता कि प्रूफ दैट दिस इज अ ट्रायंगल, प्रूफ करना है, बताओ ये ट्रायंगल है भाई, दिख रहा है आंखों से, ठीक है। तो वैसे ही है, हमको मैथमेटिकली नंबर्स के साथ हमको प्रूफ करना है कि कब आपको बिजनेस बंद करना चाहिए। याद है वो मटेरियल में हमने एक चीज पढ़ी थी, डेंजर स्टॉक लेवल, क्या था वो, मीनिंग क्या था उसका? उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका क्लास तो फिर मिनिमम स्टॉक लेवल क्या था? वो भी वही, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इतना हमने नहीं सुना है। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल दोनों में से कम कौन सा होता है? डेंजर स्टॉक। मतलब मैंने क्या सिखाया है, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको एक वार्निंग थी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। आप लोग बिजनेस चला रहे हो, मैंने बोला मिनिमम इतना स्टॉक अपने पास रखना, लेकिन आप क्या किए, नहीं रखे, उससे भी नीचे चले गए। तो अभी लास्ट वार्निंग है कि अगर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, डेंजर स्टॉक लेवल से अगर नीचे गए तो बिजनेस आपको शट डाउन करना पड़ जाएगा, इसलिए तो उसको डेंजर स्टॉक बोलते हैं कि इससे नीचे आप डेंजर में आ जाओगे, बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। वो सब हमको चीजें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और भी डिसीजन है, अभी इतना बस लिख के चलो। तो ये सब डिसीजंस आपको लेने होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में आपको बताना पड़ेगा भाई शट डाउन करें कि नहीं करें, प्रोडक्ट बनाएं कि नहीं बनाएं, जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसको, रॉ मटेरियल को हम बाहर से खरीद के लाएं आउटसोर्सिंग, या खुद अपने घर पे बनाएं, वो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये टेक्निक है ऑफ टेकिंग वेरियस डिसीजंस। आगे क्या लिखा है उसका मीनिंग में कुछ चाहिए, डिसीजंस कैसे लिया जाता है वो बता रहा है। कौन सी कॉस्ट को हम क्या मान के चलते हैं वो लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट तो मैंने लिख भी दिया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम ट्रीट करते हैं एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब आपको बताना है, एंड फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। मतलब क्या दोनों का, आसान भाषा में सोचो, डिटेल में तो हम जाएंगे। बिल्कुल, और फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट जैसे कि होता है आउटपुट आया ना आया उसके लिए लगता है। ठीक है, एकदम सही। देखो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिया होता है, बोलेंगे सर रुपीस के टर्म्स में दिया होता है, वो ठीक है, रुपीस 10 दिया हुआ है, लेकिन आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो भी बना लिए हो
मटेरियल कॉस्ट शीट कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत कुछ बना लिए हैं। तो आपको कहीं भी वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिया होता है, पर यूनिट के हिसाब से दिया होता है, नोटिस किए होगे कहीं पे। जो भी है मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेबर वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो वेजेस जो वेजेस देते हो लेबर को, तो दोनों वेरिएबल होता है। तो नोटिस करना वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के हिसाब से दिया होता है कि एक यूनिट एक प्रोडक्ट आप बनाओगे तो उस हिसाब से खर्चा लगेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब क्या, जितना प्रोडक्ट बनाओगे उतना लगेगा, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट में, पीरियड मतलब क्या होता है, एक महीना, 6 महीना, 1 साल, तो जितने भी फिक्स कॉस्ट होंगे, जैसे रेंट ले लो, रेंट आपको वो भी तो रुपीस में देता है, लेकिन ऐसा मैं दूंगा 10,000, आगे कैसा दिया होता है, पर यूनिट, पर आवर, पर मंथ, तो पर मंथ, पर एनम, पर वीक, तो ये मंथ और एनम ये सब क्या है, एक टाइम पीरियड है। तो इसलिए वो सेंटेंस लिखा हूं ना मैं, ये समझ आया भाई। आपको एमसीक्यू में फंसाएगा, पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज डैश, तो मतलब 4 ऑप्शन दे देगा कुछ कुछ, तो प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, पीरियड कॉस्ट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक पीरियड, एक महीना खत्म हुआ तो आपको रेंट देना पड़ेगा, कितना प्रोडक्ट बनाए वो फर्क नहीं पड़ता। और मार्जिनल कॉस्ट में प्रोडक्ट फर्क पड़ता है जितना प्रोडक्ट बनाओगे उतना लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो डेफिनेशन हो गया, थ्योरी हो गया, सब सोने लगे हैं, आते हैं फॉर्मूले में। मेन चीज इतना ही था, इसमें इंट्रोडक्शन काफी है। देखो चैप्टर क्या क्या वो देखो एक बार, सॉरी टॉपिक लिखो। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक है CVP एनालिसिस, फुल फॉर्म है इसका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट को देखोगे, वॉल्यूम को देखोगे, प्रॉफिट को देखोगे, उसके हिसाब से एनालिसिस निकालोगे, हाँ हमको इतना सामान बनाना चाहिए, या हमको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या हमको बाहर से खरीदना चाहिए, या खुद बना, जो अभी डिसीजन नहीं लिखा, ये 3 मतलब सीवीपी एनालिसिस करोगे तभी आप ये 3 डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो हाँ दूसरा टॉपिक वही है, टेकिंग बिजनेस डिसीजन, बिजनेस वो लिख दो बस, बिजनेस डिसीजंस, मतलब अलग अलग भी आता है क्वेश्चन। अभी हम सीखेंगे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, 80% फॉर्मूले ही हैं, सीवीपी एनालिसिस पूरा फॉर्मूला है, फिर बिजनेस डिसीजन है तो वो अलग अलग पूछेगा, ठीक है। तो देखो आज हम ये वाला पूरा खत्म भी कर देंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, पहला वाला पूरा A to Z पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। कॉस्ट माइनस वॉल्यूम, नहीं डैश है, कॉस्ट डैश वॉल्यूम डैश, माइनस नहीं है, डैश होता है, तीन के बीच में डैश डाल दिया हूँ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और हाँ अच्छा है आप लोग, अभी अच्छा हुआ ये ऐसा मौका मिला है सबको साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने का, क्योंकि एफएम में भी काम आएगा सबको, यही सेम चीज। तो जब पढ़ोगे तो सामने से पहले बता देना सर को, हाँ भाई हमको पता है, पूछेंगे बता देना सीधा। लिख लिए क्या, चालू करते हैं। पहला कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसमें देखो बिजनेस डिसीजन नहीं, डिसीजन हमने ऊपर लिख दिया था, मेक और बाय, शट डाउन और प्रोडक्ट मिक्स, वो सबको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम चालू करते हैं। उसके पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, देखो साथ साथ में बनाते जाओ, जैसे छोटा सा टेबल बना दिए, स्टेटमेंट बना दिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एफएम का किसी ने भी चालू किया कुछ भी, तो चलो और अच्छे से बताऊंगा फिर। पहले कॉस्ट और एफएम साथ में था ना, 50-50 मार्क्स का, फिर वो 100 हो गया अलग अलग, फिर एफएम 80 का हुआ, फिर एफएम 50 का होता है आजकल। एफएम को उन लोग बहुत डामाडोल किए, पहले कॉस्ट के साथ था, ऑलमोस्ट सेम रहता है। देखो चलो इसका हेडिंग में डालो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, हाँ स्टेटमेंट ऑफ इनकम लिखो, और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को भाई ऐसा मजा नहीं आता आधा अधूरा पढ़ाना, जो कॉस्ट में काम का नहीं है एफएम में काम करेगा वो भी बता देगा साथ में,
तो नहीं तो कॉस्ट में आधा अधूरा बताना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। चलो देखो, कॉस्ट में कम है, एफएम में ज्यादा है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फटाफट स्पीड में लिखते जाओ, साथ साथ में सोना नहीं है। सेल, सेल मतलब क्या होता है? जितने माल बेचे हो, ठीक है, तो वही आपकी इनकम हो गई क्या? तो हाँ, तो इनकम कैसे निकालोगे? कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। कौन सा कॉस्ट माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट या दोनों? प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों माइनस करोगे। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों माइनस करोगे, लेकिन पहले सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो एक बार। तो मैं यहाँ लिखा माइनस, बताओ क्या होता है? हाँ, सेल से पहले वेरिएबल माइनस करेंगे, अगर उसमें अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है ना तब फिक्स को माइनस करते हैं, बिल्कुल। प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं, फिक्स तो करना ही नहीं होता, बताऊंगा तो सब बताओ। उसको बताया कि सर एक बार तो देखो, सेल में आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, ठीक है। तो जैसे चलो अमाउंट लेते जाते हैं, सेल है आपका 10,000, वेरिएबल कॉस्ट ले लो 3,000, ठीक है, माइनस किए। माइनस करने पे अमाउंट क्या आएगा? मैंने लिख दिया 7,000। तो क्या ये मेरा प्रॉफिट है? कॉस्ट तो माइनस कर दिया, क्या प्रॉफिट आया ना? नहीं तो क्यों नहीं है? क्या माइनस बचा है क्या? फिक्स कॉस्ट माइनस कहाँ किए भाई? फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तब आएगा ना प्रॉफिट। अभी तो सिर्फ एक माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट। तो जो अमाउंट आता है 7,000, इसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी घूमने जाएंगे थोड़ा बहुत, तो सबसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना, योगदान। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान। पर है तुम लोग इतना पैसा जोड़ो, कंट्री करो, बोलते नहीं है, ठीक है। तो ये वही है, एकदम वही चीज है। योगदान मतलब क्या? जैसे जो भी प्रोडक्ट होगा, ए हो सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मानते चलो, या ए है या बी है सी है, ठीक है। तो जैसे मान लो प्रोडक्ट ए है, तो मैं सेंटेंस बोलूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट ए है ना, वो 7,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। बिल्कुल, प्रोडक्ट दे रहा है। प्रोडक्ट को समझो कि वो इंसान है, प्रोडक्ट ए एक इंसान है, और वो क्या कर रहा है? 7,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है मेरे प्रॉफिट में। इसका मतलब ये है, ठीक है। चाहो तो लिख लो अपनी भाषा में। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कि जिस भी प्रोडक्ट का अपने कॉन्ट्रीब्यूशन ये निकाला है, दैट प्रोडक्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर प्रॉफिट, तभी आप जाके प्रॉफिट कमा पाओगे ना, ठीक है। अभी और धीरे धीरे आएगा किसी ये वाला। जैसे साइड में लिख देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट ए है मान लो, तो मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट मैं ए बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग समझ रहे? मतलब वो पैसा का योगदान दे रहा है, डोनेट कर रहा है, वो समझ लो। कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7,000 टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा लिखो, टू अर्न द फर्म्स प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट कमाने में प्रोडक्ट ए का 7,000 का हाथ है, मतलब प्रोडक्ट ए का हाथ है ना, तभी तो प्रॉफिट कमा पाएगा। तो कितने रुपए का हाथ है? 7,000 रुपए का उसका हाथ है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। टू अर्न द फर्म्स प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने में ये आपको योगदान, आपको सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हाँ, 7,000 मेरे साइड से, ये लो आपका प्रॉफिट, इससे आप कमा सकते हो आगे जाके, ठीक है। हाँ, ये प्रॉफिट है नहीं, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये लो इतना पैसा 7,000, इससे आप आगे जाके प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। और नहीं समझ आएगा, अपन सिंपल भाषा में बोलेंगे ना भाई, द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट। लो और आसान, एमसीक्यू में ये भी फंसा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आसान भाषा में, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, वही कंट्रीब्यूशन है, उसका अलग से कोई ऐसा हाई फाई कुछ मीनिंग नहीं है, यही है बस, ठीक है। आगे क्या करोगे? इसके आगे दूसरे कॉस्ट माइनस करना बचा था, फिक्स कॉस्ट मैं कर दो माइनस। तो लेकिन ऐसा क्या, जब दोनों ही माइनस करना था, तो ये बात बीच में कंट्रीब्यूशन टांग लगाने का क्यों वो आया? माइनस तो करना ही था ना, दोनों एक साथ माइनस कर देते, सीधा प्रॉफिट आ जाता एक ही बार में। हाँ, वो पीरियड कॉस्ट है ना। तो देखो, अभी तो मैं एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अभी बनाते जाओ। देखो, फिक्स कॉस्ट लिखो, ले लेते हैं 3,000 फिक्स, या चलो सेम नहीं लेते, 2,500 ले लेते हैं,
ठीक है, तो इसको माइनस करो। 4,500 रुपये आपका आया। इसको क्या बोलूंगा? ठीक है, प्रॉफिट बोल लेता हूं, आप लोग बोल रहे हो तो कॉस्ट में इसको प्रॉफिट बोलना, लेकिन जब एफएम पढ़ोगे तो इसको ईबीआईटी बोलना। आगे चीज सेम है, नाम बदल जाता है। ईबीआईटी क्या हो सकता है फुल फॉर्म? हाँ, ईबीटा डेप्रिसिएशन, वो इतने माइनस हो गया फिक्स कॉस्ट में। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इसमें जुड़ा हुआ है, वो माइनस हो चुका है। तो ये तो फिर आप बिफोर क्यों बोलोगे? माइनस हो गया तो मैं उसको वर्ड यूज नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन हटाओ, उसको साइड रखो। ये क्या है देखो, एफएम में वो भी अलग अलग सीन है, उतना मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, फीस लूंगा नहीं तो। देखो ईबीआईटी क्या है? अर्निंग, आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, ये चीज शॉर्ट फॉर्म लिखना में अलाउड है एफएम में। तो ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हिंदी में अनुवाद करो, अर्निंग मतलब पैसा जो आपने कमाया है, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स अभी कटा नहीं है। लेकिन एक समझो, इंटरेस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है कि फिक्स कॉस्ट होता है? तो वो यहाँ पे माइनस नहीं हो गया होगा इधर, उसके यहाँ पे इंटरेस्ट तो फिक्स होता है। मैं बताऊँ, इंटरेस्ट फिक्स होता है, हर महीने उतना देना पड़ेगा, बनाओ या मत बनाओ देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ होगा। अगर मैंने माइनस कर दिया तो फिर ऐसे कैसे बोल सकता हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो सब, इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, और वैसे भी आप लोग जानते हो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो नहीं है इंक्लूड, इससे तो मैं बोल रहा हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट आप लिख सकते हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट तो होता ही है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक, तो आपका ईबीआईटी आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को देने के पहले का प्रॉफिट है ये, ठीक है, अर्निंग है। तो दोनों माइनस, वो दोनों भी माइनस करूंगा धीरे धीरे, इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा, टैक्स भी माइनस करूंगा, लेकिन पहले कौन सा? ऐसा क्यों? टैक्स पहले क्यों नहीं? हाँ, टैक्स आप लोग जानते हो, आफ्टर टैक्स में तो अलाउड है ना इंटरेस्ट, मतलब टैक्स आप पीजीबी पढ़ते हो उसमें तो इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए हो जाता है, डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इसलिए डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करोगे, मान लो 500 का है, ठीक है, तो 4,000 आया। अब इसको क्या नाम दे सकते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या था? ईबीआईटी, आई से क्या था? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को तो मैंने काट दिया ना, तो आई को गायब कर दो, ईबीटी बच गया, आई गायब हो गया, माइनस हो गया, बचा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब क्या माइनस करो? टैक्स हमेशा परसेंट में देते हैं, मान लो 30% बोला है तो 1200 हो जाएगा, माइनस किए 2800 रुपये बचा, इसको क्या बोलोगी? ईएटी। हाँ, ईट, ईएटी ईट होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब क्या करोगे? क्या क्या? खुशी चली गई, खुशी क्यों बताओ? देखो टैक्स भी आपने माइनस कर दिया, सब हो गया, अब क्या करोगे इस पैसे का? कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? क्या क्या? हाँ, तो कैसे? डिविडेंड बांटेंगे। डिविडेंड किसको बांटेंगे? शेयर होल्डर कितने होते हैं? 2। इक्विटी और प्रेफरेंस, पहले किसको दोगे? उसके पहले किसको दोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर टाइप का लोन होता है, वो माइनस हो गया है,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पहले क्या करोगे, इसमें से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे, जिसको आप एफएम में और हाईफाई लैंग्वेज में रिटेन्ड अर्निंग बोलोगे। पहले भी सुने हो आप लोग रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो कंपनी ने अर्निंग किया पैसा उसमें से कंपनी में अपने पास ही रख लिया ताकि फ्यूचर में वो काम आएगा एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, और उसके बाद हम डिविडेंड देंगे, पहले प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को, फिर पैसा खत्म। रिटेन्ड अर्निंग, मान के चलो मैंने 800 रुपये अपने लिए रख लिया, है ना, कंपनी अपने लिए रख लेती है पैसा, फ्यूचर एक्सपेंशन में काम आएगा, 2000 रुपये बचा, इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से लिखना। अब यहाँ से फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, अब यहाँ से शॉर्ट फॉर्म नो अलाउड, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर बोलना पड़ेगा, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। तो कौन सा शेयर होल्डर, दोनों, ये 2000 जो है इसमें दोनों का हक है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा भी है प्लूरल फॉर्म में, एस लिखा है लास्ट में। हाँ, तो पहले किसका, तो माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। निकालोगे कैसे, क्वेश्चन से क्या जानकारी दिया होगा, मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड बोले 10%, 10% किसका निकालोगे, कैपिटल का। चलो ये सब मालूम है आप लोग को। कई लोग बोलते हैं 2000 का निकाल देंगे, नहीं, जितना कैपिटल लगा उसमें उन लोगों को 10% दोगे ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े होगे, हाँ, तो कैपिटल तो जानते ही हो, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 10% जो भी रहेगा, अभी मान लो 500 है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसको माइनस की, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किए, हाँ 1500 बचा। 1500 क्या है, क्या क्या क्या, नहीं शायद आवाज नहीं आता ना भाई पीछे से, हाँ बिफोर हटा दो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिखो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये पैसा पूरा इक्विटी को जाएगा पूरा, मतलब 1500 पूरा दे दूंगा, फिर कंपनी मतलब खत्म, मतलब उसका अकाउंटिंग खत्म, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। हाँ, लेकिन बस एक और लास्ट चीज करना है, अभी तक हम सब माइनस करके जा रहे थे, सब तो माइनस ही हुआ, खर्चा माइनस, इंटरेस्ट माइनस, डिविडेंड माइनस। अब आपको करना है डिवाइड, 1500 को करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, वो कोई एक्सपेंस थोड़ी ना है, वो तो आपकी लाइबिलिटी है। आप अपनी लाइबिलिटी को अपने प्रॉफिट में से क्यों माइनस करोगे, वो तो कैश में से चले जाएगा, प्रॉफिट में मैं उसको क्यों माइनस करूंगा। जैसे पेमेंट ऑफ लोन है, लोन की बात, इंटरेस्ट तो मैंने माइनस कर दिया, पेमेंट ऑफ लोन, परचेस ऑफ मशीन, पेमेंट टू क्रेडिटर, वो सब लाइबिलिटी है, वो कैश से माइनस होगा, प्रॉफिट से माइनस नहीं होगा। हाँ, तो डिवाइड करेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मान लो 500 शेयर्स है, ठीक है, तो एक शेयर पे आपने कितना पैसा कमाया, फिर 3 रुपए, ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला, शॉर्ट, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ईपीएस। और आपके सिलेबस में आगे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई फाइनेंस की फील्ड में जाता है, ईपीएस आपके लिए भगवान है। कहीं भी आप पैसा लगाते हो, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें देखते हो, किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाना है, ठीक है, ये लोग लगाते हैं, कौन हिमांशु, कौन शिवम लगाता है ना भाई, पलाश भी लगाता है, तो ईपीएस आपको देखना पड़ेगा उस कंपनी का, ठीक, गूगल में टाइप करो आ जाएगा, ईपीएस देखना, काफी सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस फाइनेंशियली वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, ठीक है, समझ आया सबको, इसी सीक्वेंस में करना है ऑब्वियसली सब। ईपीएस अपना लास्ट था, ठीक है, तो ये तो एफएम का था। हमको कॉस्ट में कितना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, प्रॉफिट तक। ईबीआईटी को मैंने बाहर कर दिया, अभी पता होना चाहिए ना, आगे जाके शो ऑफ करना, हमको आता है, हमको प्रॉफिट तक ध्यान रखना है, ठीक है, बस है ही क्या इसमें। सेल में से क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करना, प्रॉफिट आ जाएगा, बस। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे में इतना ही बस काम का है, और कुछ नहीं। कहाँ टाइम पास हुआ, आगे आगे है ना, कॉस्ट अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा, ठीक है ना, अच्छे से भी कम है, फिर आधा है उसका, ठीक है। तो चाहे जैसे पार्टीशन बना लो, पूरा टेबल एफएम का है, लेकिन यहाँ तक कॉस्ट का है, ठीक। तो अभी हम इतना ही काम करें, सेल माइनस वीसी, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस एफसी, तो प्रॉफिट आ गया, दैट्स ऑल। क्या चीज, ठीक है। अब चालू करते हैं फॉर्मूले।
क्या क्या हमको यहाँ पे करना है। देखो एक काम करना सब लोग ना, लेफ्ट पेज से चालू करना, बहुत अभी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ध्यान से देखना। एक बार सामने देखो, जैसे मैंने पार्टीशन किया ना, ये आपकी कॉपी है, ये आपका लेफ्ट वाला पेज होगा, ये आपका राइट वाला पेज होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, लेफ्ट पेज में भी ऐसा बीच का बनाना और राइट में भी ऐसा। तो चारों फॉर्मूले एक साथ आ देंगे, हम चार चीज सीखने वाले, एक ऐसा, दो ऐसा, तीन ऐसा, चार ऐसा, चार चीज सीखेंगे, चार अलग अलग फॉर्मूले। और ऐसा बनाओ तो क्या एक ही पेज में सब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं पहला बताना चालू करता हूं, ऐसे जूम कर दिए, पहले में आए, ठीक है। बना लो फटाफट, हो गया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो थोड़ा, मैं लिखते जाऊंगा फटाफट, आप भी देखते जाओ। सबसे पहले हमको सीखना होता है पीवी रेशियो कैसे निकलता है। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट डैश माइनस नहीं करेगा, डैश है वो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये हमको निकालना सीखना है। और क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड, इस चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है सब में, आगे भी जो है ना सेकेंड थर्ड फोर्थ शॉर्ट फॉर्म अलाउड है इसमें। तो पीवी रेशियो, हाँ उसको पीवीआर मत लिख देना, पीवी लिखना फिर रेशियो लिखना, पीवीआर लिखोगे तो फिर मूवी भी दिखाने लेके जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे आओ, लिखो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लिखेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला, बस पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो, कुछ नहीं, कुछ इसका अलग से मीनिंग नहीं है, आप क्या बोलोगे, नहीं, आप लिखना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हम लोग अभी अभी ओवरहेड पढ़ के आए हैं, तो 6 मेथड वो क्या था, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल वेजेस, तो ये क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो मींस द परसेंट, परसेंट में निकाला ना इनटू 100, तो पीवी रेशियो मींस द परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जितने का भी आपने माल बेचा है उसका कितना प्रतिशत आपने कंट्रीब्यूशन कमाया है, कंट्रीब्यूशन वही जो हमने जो प्रॉफिट में योगदान करता है। सीवीपी एनालिसिस वही चलो मेन पहला टॉपिक, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना, वो एक बार टेबल देख लिया उसके बाद टॉपिक तो मेन ये है, ऐसा करेंगे। सीवीपी एनालिसिस, चार फॉर्मूले हमको सीखने, ज्यादा नहीं। पहला है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। अच्छा लेकिन कंट्रीब्यूशन छोटे बच्चे थोड़ी हो कि कंट्रीब्यूशन दे देगा, कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो लिखो ऐसा नीचे एक और फॉर्मूला लिखो, सेल, और शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सेल पूरा लिखे माइनस वीसी, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ठीक है। ऐसे मतलब हम हर एक अल्टरनेटिव को यहाँ पे लिख लेंगे, जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन आ सकता है हमारा हर एक अल्टरनेटिव को लिख देंगे। मान लो सेल और वीसी नहीं दिया हुआ है, अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, आपने बता दिया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये लोग ऊपर टेबल में आते हैं वापस। आप लोगों ने बोला सर 10,000 में से 3,000 माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन 7,000 आ जाएगा, लेकिन आपको सेल भी नहीं दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दिया, फिर क्या करोगे, माइनस ऐड करेंगे। नंबर्स आपके सामने हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 4500 और 2500 को क्या करूंगा कि 7,000 आ जाए, ऐड करूंगा, क्योंकि अरे कंट्रीब्यूशन में से आपने माइनस किया था फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट में कर दो प्लस फिक्स कॉस्ट, वापस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लिखो नीचे वापस सेल माइनस वीसी, ठीक है। या फिर दूसरा इक्वल टू करो प्रॉफिट प्लस एफसी, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। ये बातचीत नहीं हो गया, तो क्या ये तीन अलग अलग तरीका है, नहीं एक ही तरीका है, उसके अलग अलग अल्टरनेटिव्स है, या तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो या प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट प्लस कर दो, तो अपना फॉर्मूला तो यही बना है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। चाहो तो उसको ऐसे कर दो, वो कंट्रीब्यूशन निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। एक और फॉर्मूला इससे हट के थोड़ा सा, तो लिखना इसको अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप ही लोग लॉजिक बताओगे इस फॉर्मूले का, चेंज इन प्रॉफिट, हाँ
सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हाँ, तो क्या बोलते हैं अभी फॉर्मूला में सेल को आएगा ना इनका आया ना ये नीचे आ गए हैं। नीचे तो आएगा ही ना, क्योंकि उसी के बेस पे आपको परसेंट निकालना है। अरे प्रॉफिट प्लस एफसी वाला जो फॉर्मूला है हाँ उसमें डिवाइड में सेल आएगा ना, वो अगर सेल नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, हाँ वीसी नहीं दिया गएगा, गुड, सही दिमाग लगाया लड़का। सेल दिया रहेगा, ओके गुड, सेल दिया रहेगा, वीसी नहीं दिया रहेगा, तो माइनस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक, आगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, तो भी आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। और ब्रैकेट में लिखो, इसी फॉर्मूले के टिप्पणी लिखो, कमेंट लिखो कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ओनली इफ 2 years डेटा इज गिवन। भाई तभी तो चेंज निकाल पाओगे क्या चेंज मतलब क्या, आप पिछले साल का इस साल का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस तभी निकाल पाओगे ओनली इफ 2 years डेटा इज गिवन। जब 2 साल का अलग अलग डेटा देगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 ओनली इफ 2 years डेटा इज गिवन। ठीक है, तो हो गया, लिख के हो गया। अब आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। सवाल ये है, अभी तक हम कंट्रीब्यूशन ले गए थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, सेल माइनस वीसी करने से भी कंट्रीब्यूशन आता है, प्रॉफिट प्लस एफसी करने से भी कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब कंट्रीब्यूशन तो ऊपर में आएगा ही आएगा, सेल नीचे आएगा। तो ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में सेल अभी भी नीचे है, लेकिन ऊपर प्रॉफिट क्यों आ गया, कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आया, ये सोचना है। एक डेटा ले लेते हो, बोला ना 2 years डेटा इज गिवन, 2 साल का एक डेटा ले लेते हैं 2023, ये मत लिखना है, ये देख लो बस 2024। ठीक है, अब मैंने आपको 2 साल का डेटा दिया, सेल, हाँ चलो पूरा ही ले लेते हैं ना, सेल माइनस वीसी तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करोगे एफसी तो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट ले लेते हैं कुछ 10,000 2,000, तो बचा 8 में 3 गया, बचा 5। ठीक है, अब इसका लूंगा तो चलो सेल बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया। ठीक, तो आपका आ जाएगा 9.5, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। ठीक है, माइनस किए 6.5, क्या प्रोपोर्शनेट में आ गया, वेरिएबल कॉस्ट वही पर यूनिट बढ़ता है। ठीक है, तो क्या बोलते 10,000 है और 12,000, तो 10,000 में अगर 2,000 वेरिएबल का कॉस्ट हो रहा है तो वही 12,000 में 25 हो रहा है, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, देख लो एक बार। अरे तो अपने को नहीं पता, तो उसी बेस पे तो नहीं लिखा कंट्रीब्यूशन जो है। नहीं मतलब आप थोड़ा गलत जगह देखो, पलाश क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है जितने में प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अगर 2,000 का वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 में, तो इनटू 12,000 में कितना लगना चाहिए, 2400 लगना चाहिए, मैंने 2500 लिखा है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ाया है ना, हमने जो, हाँ बोलो आप क्या, हाँ ठीक है ना, इसलिए बढ़ गया वो, हाँ तो फिर कैसे वो सेम है। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने डेटा तो दे दिया, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पहले के 3 आपने लिखा है, पहले आप लोग लिखे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, लेकिन जब बारी आई चेंज निकालने की, चेंज डिफरेंस निकालने की बारी आई, तो आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट निकाल रहे हो, और नीचे चेंज इन सेल। तो ऐसा क्यों, जब पहले में कंट्रीब्यूशन लिखे, दूसरा भी कंट्रीब्यूशन ही था सेल माइनस वीसी, तीसरा भी कंट्रीब्यूशन था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो चौथे में जब 2 साल का डेटा दे दिया तो फिर आपने बेईमानी क्यों की, प्रॉफिट में क्यों शिफ्ट हो गए अपना, चेंज निकालते टाइम। कंट्रीब्यूशन में कितने का चेंज हुआ है देखो जरा, 1500, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ है, इसीलिए। तो ऐसा क्यों, सुनो ध्यान से सुनो, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज मतलब उसकी बात करो 1500 की, चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट हर बार। क्यों ऐसा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स का फिक्स रहता है। तो क्या मैं फॉर्मूले में चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी ले सकता हूं और आंसर सेम आएगा, हाँ। तो ये सिखाना था मेन, कि चेंज इन प्रॉफिट लिख दिया हूं, लेकिन आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हो।
पढ़ाई किया। हाँ, वो इन्फ्लेशन वाला सिलेबस में देगा क्या? कभी नहीं देगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसी वजह से चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो? 100% लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कभी नहीं देगा। जब 2 साल का डेटा दिया होता है ना, तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। वो डेटा ऐसा दिया होता है, क्वेश्चन का फ्रेम ऐसा होता है, 2 साल का डेटा दे तो दिया, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाते उस सिचुएशन में। इसलिए मैंने चेंज इन प्रॉफिट लिखवाया, हर जगह वही लिखवा दिखाएगा, क्योंकि जब 2 साल का डेटा देता है ना, आपकी मर्जी है। आप चेंज, ये देखो, आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट भी ले सकते हो, लेकिन बात इतनी सी है कि कंट्रीब्यूशन का आपको दिया ही नहीं होता, तो उस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते, तो आपको चेंज इन प्रॉफिट ही लेना पड़ता है। समझ आया? लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन दे दिया तो किस्मत अच्छी, आप वो भी ले सकते हो, भूलना मत। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। मैं पूछूंगा कि चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट और चीज लिखो यहाँ पे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से लिखना। पीवी रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो हम किस फॉर्म में निकालते हैं? परसेंट के फॉर्म में निकालते हैं। ब्रैकेट में परसेंट लिख भी देता हूं। अगर इस पीवी रेशियो के परसेंट में आप प्लस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और क्योंकि मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोल रहा हूं, मतलब वो भी परसेंट में रहेगा। ठीक है, तो इफ यू ऐड पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 100% आता है। परसेंट तो 100 ही होता है ना, तो इन दोनों को ऐड करके 100 होता है। क्यों ऐसा? बताओ कोई लॉजिक। देखो देखो, एकदम सही जवाब देगा लड़का। पीवी रेशियो हम किस दम पे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन के दम पे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो गया और वेरिएबल कॉस्ट जो अपने एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को प्रॉफिट करेंगे तो मेरे को लगा आप सही बोल सकते हो। ठीक है, सही बोले हो, लेकिन हाँ ठीक है, मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ ठीक है, पीवी रेशियो आप किस चीज का निकालते हो? परसेंट कंट्रीब्यूशन का निकालते हो ना, परसेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब कंट्रीब्यूशन मैंने वहां पे हाईलाइट कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट किसका निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट का निकालोगे। ठीक है, तो मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना, क्या आता है? सेल को मैं 100 सेल 100 के बराबर है ना। अगर आपका सेल 100 के बराबर है तो ये लो आ गया। पीवी रेशियो निकालते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन आता है यूज में, फॉर्मूले में। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट ही आएगा, कुछ और थोड़ी आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो आपका 100% सेल्स आ जाएगा हमेशा। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दिया 20%, तो पीवी रेशियो कितना रहेगा? 80%। एकदम शॉर्टकट, ये याद रखना। मतलब ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया ना पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट, चलो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 30%, तो पीवी रेशियो कितना होगा? 70। ये एक फॉर्मूला हो गया एक टाइप का पीवी रेशियो का, कि अगर ये 40 है तो ये 60 होगा। ठीक है, क्लियर है? पीवी रेशियो क्लोज, इतना ही था लॉजिक इसमें। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करना है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल है, ये भी वही है, बस वो निकालने का अल्टरनेटिव मेथड से। या दूसरा एक ये यूनिक अलग फॉर्मूला था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। जब कब अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला? 2 साल का डेटा दिया जाएगा तो प्रॉफिट अपॉन सेल कर दोगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। और अगर ये भी नहीं दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है तो 100 से हटा देना, पीवी रेशियो आ गया। क्लियर है? ये अपना पहला चीज हो गया। आगे आते हैं सेकंड। हमको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म अलाउड है बीईपी, बीईपी। ठीक है, कुछ मीनिंग मालूम है किसी को? बिल्कुल, मतलब साल भर में या महीने भर में या हफ्ते भर में, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने इतना माल बेचा, इतना माल बेचा, इतना ज्यादा माल बेच दिया कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं और लॉस भी नहीं हुआ, नील। मतलब आप जीरो पे खड़े हो, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब लॉस, पॉजिटिव प्रॉफिट, दोनों ही नहीं है। नो, बीईपी इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। आपने माल बेचा तो है, लेकिन जितने में माल बेचे थे उतने का कॉस्ट पूरा लग गया। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मिला के पूरा पैसा चले गया हाथ में। ना हाथ में कुछ पैसा बचा, ना जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा। समझ आ रहा है?
ठीक है, तो चलो इसको हाँ ग्राफ से समझते हैं। आजकल ग्राफ भी आते हैं आप लोग के, सीए में ज्यादा आता है, सीएमए में ग्राफ बिल्कुल नहीं आता। देखो इधर समझना तो है ही, लेकिन ये ग्राफ है 0, हाँ बीपी आते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन वाले ही रहते हैं क्या? मतलब सिर्फ वेरिएबल माइनस होने के बाद वाला नहीं है कि नहीं, देखो बीईपी मैंने क्या बोला, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट कब आता है? फिक्स कॉस्ट माइनस करने के भी बाद आता है। प्रॉफिट तो तभी आएगा ना, प्रॉफिट कब आता है मेरा? फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद। तो ये 0 होना चाहिए, तो 4500 दिखा ना, ये 0 होना चाहिए, तब बीईपी कहलाएगा। बताएगा मुझे अभी और डिटेल में बाकी है, देखो पहले ग्राफ से समझते हैं इसको। चलो इकोनॉमिक्स कितना पढ़े हो देखते हैं, बताओ टोटल कॉस्ट की लाइन कहां से चालू होगी? 0 से, थोड़ा ऊपर से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट उसमें जुड़ा होता है। तो ऐसा जाएगा आपका टीसी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू का चालू कहां से होगा? वो 0 से चालू होता है। और कट कैसे करेगा इसको? ऐसा कट करता है, टोटल रेवेन्यू, है ना, ये जाने हो बचपन में। ये जहां पे इंटरसेक्ट होगा, इसका मतलब टीआर और टीसी आपस में क्या होगा? टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा इसीलिए दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, देयरफॉर हेंस बीईपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें और बनाओ, किसी के पास लाल पेन होगा तो यहाँ पे लाल शेड करना। ये क्या दिखा रहा है आपका? ये क्या है? लॉस है। क्यों? कैसे? देखो यहाँ पे सबका बनाते गए ना बाद में टाइम पास। इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में ये देखो, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये रेवेन्यू की लाइन थी, मतलब सेल आपका क्या है? कॉस्ट से कम है। यहाँ पे कॉस्ट की लाइन ऊपर है, मतलब कॉस्ट इज ग्रेटर, और रेवेन्यू की लाइन नीचे है, रेवेन्यू कम है आपका, इसलिए तो वो लॉस है। और जैसी पॉइंट के आगे बढ़े वो उल्टा है, पॉइंट के आगे बढ़े तो क्या हुआ है? टोटल रेवेन्यू ऊपर आ चुका है, सेल ज्यादा है, और कॉस्ट का लाइन नीचे है, कॉस्ट कम है, तो अब क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे। तो वहां पे ग्रीन शेड कर देना, ठीक है। ग्रीन से लिखे प्रॉफिट, लाल से लिखे लॉस, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी और चीज, बचपन में मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल पढ़े होगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इक्वल। तो देखो ए पगला है, कुछ ध्यान ही नहीं है इधर, और बैठो पीछे। ये वाला जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका कुछ नाम था? अरे वो सब एक्यूट एंगल बोले हुई है, लेस देन 90 डिग्री, वो तो मैं हूं। बता इसको, आगे पढ़े हो आप लोग, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे है, पूछेगा एग्जाम में आता है तो अंग्रेजी में नाच देते हैं बच्चे, इसलिए मैं पढ़ो कुत्ते सही का नाचते हैं भाई। नहीं कुत्ते से निकल पढ़ते हैं। चलो फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, पहले फॉर्मूला बनाएंगे तब तो लिखेंगे। हाँ हे भगवान, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया सबका? चलो फॉर्मूला बनाएंगे इसका। जैसा कि हम लोग अभी इनकम स्टेटमेंट सीखे थे उसी को बनाता हूं वापस। जितना कॉस्ट में जरूरत है उतना बनाऊंगा। सेल माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होना चाहिए?
प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं 0 कैसे हो सकता है। सेल तो अपने मन से ले लिया 10,000, वेरिएबल कॉस्ट भी अपने मन से ले लिया 3,000, तो कंट्रीब्यूशन अपने मन से आ गया 7,000। अब लेना ही पड़ेगा तभी तो आएगा, ठीक है? तो ये हाँ 0 हो जाएगा। चलो फॉर्मूला बताओ बीईपी का कैसे निकाल, मतलब अच्छा सुनो, अरे मेरे को डेफिनेशन भी लिखवाना था। सुनो, बीईपी किसको कहोगे? ये पूरे टेबल को बीईपी कहोगे क्या? किसको कहोगे बीईपी? नहीं, प्रॉफिट तो 0 है, वो तो हमेशा 0 रहेगा। सेल को बीईपी कहते हैं। ऊपर लिखो, डेफिनेशन मुझे लिखवाना चाहिए था, लिखो। ग्राफ तो बना लिया ना, उसके नीचे इसका मीनिंग लिखो, शॉर्ट में लिखो। बीईपी इज दैट अमाउंट ऑफ सेल्स, सेल्स को बीईपी कहा जाता है। लिखो साथ में, बीईपी इज दैट अमाउंट ऑफ सेल्स, अमाउंट बोलेगा, क्वांटिटी नहीं बोलेगा। बीईपी इज दैट अमाउंट ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा मतलब सेल को बीईपी कहा जाता है। बोले कौन सा सेल? वो वाला सेल जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उस सेल्स को हम बीईपी कहते हैं। बोलेंगे बीईपी क्या है? सेल का ही दूसरा नाम है, लेकिन वो वाला सेल कंडीशन है। सेल वैसा होना चाहिए जहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए सब। तो बीईपी इज दैट अमाउंट ऑफ सेल एट विच देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, है ना? अंडरलाइन करो सेल को, सेल ही है आपका बीईपी। नीचे जो मैंने 10,000 लिया है, मतलब सेल को 10,000 लिया ना, 10,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये इसका मीनिंग हुआ। लिख लिए सब लोग? ब्रेक इवन पॉइंट वो अमाउंट ऑफ सेल है, उस सेल पे जहां पर प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ठीक है? तो नीचे आए, अब वापस से बताओ, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट किसका है? क्या अमाउंट कितना है ब्रेक इवन पॉइंट का? 10,000। उस सेल को बीईपी कहा जाता है जिस सेल का प्रॉफिट नील हो या लॉस भी नील हो, ठीक है? तो चलो फॉर्मूला आपको तो सुनो, मैं आपको कैसे पूछूं? 10,000 आपको नहीं देगा ना, देखो सुनो, हाँ अब मैं आप लोग को फंसाता हूं थोड़ा, ज्यादा फंस जाओगे, मैं बता देता हूँ। चलो, और टाइम वेस्ट होगा फालतू। नहीं 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 नहीं, सुनो इधर, आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट देगा। देखो परसेंटेज हम लेते जाते हैं, सेल को कितना परसेंट लूं? सेल का हमेशा 100% रहेगा ना भाई। वेरिएबल कॉस्ट कितने के बराबर रहेगा? परसेंट में कन्वर्ट करके बताओ। 30% रहेगा। 3,000 है तो 30% हुआ, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन, हाँ, और इसको इसका नाम क्या है? 70% को और क्या कहते हैं? पीवी रेशियो। अभी तो सीखे थे, अभी सीखे थे पीवी रेशियो की, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। आपने कंट्रीब्यूशन का परसेंट निकाले, कंट्रीब्यूशन का परसेंट कितना है? 70, भाई वही तो पीवी रेशियो है, ठीक है? तो एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर हुआ? फिर 70% के बराबर हुआ, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, दैट्स ऑल। ये आपका फॉर्मूला है। बोले क्यों ऐसा? लॉजिक क्या है इसका? यही तो है आपके सामने। पीवी रेशियो कितना आया था आपका? 70%। मैंने फिक्स कॉस्ट का भी परसेंट निकाला, वो भी आया 70%। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 0 करना है ना। एक बात को समझो, प्रॉफिट को 0 होने के लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन इज दैट कंट्रीब्यूशन शुड इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। एक बात समझो, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप उसको माइनस करोगे, तभी तो 0 पे आओगे। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो दोनों का परसेंट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? और बात इतनी सी है कि कंट्रीब्यूशन का जो परसेंट होता है उसको मैं प्यार से पीवी रेशियो बोलता हूं, और वही पीवी रेशियो सेम रहेगा। इसीलिए कारण आपका यही है कि जो 7,000 का फिक्स कॉस्ट है वो 70% पीवी रेशियो के बराबर है। आप उसको फिक्स कॉस्ट का रेशियो नहीं बोलोगे, उसको पीवी रेशियो ही बोलोगे। ये चीज समझ आ गई है? 7,000 का जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो 70% पीवी रेशियो के बराबर है, तो इनटू 100 सेल कितना, और उस सेल को ही तो हम बीईपी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में बीईपी, ये बीईपी का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्यों?
क्योंकि देखो ब्रेक इवन पॉइंट तो वही सेल है, वो वाला सेल है जहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। तो ऐसा फॉर्मूला यही क्यों, कुछ और फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पहला सीन मैंने ये बोला कि जीरो होने के लिए, प्रॉफिट या लॉस जीरो होने के लिए कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में वही देगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? जो पीवी रेशियो है उसी के बराबर होगा, सामने देख सकते हो, दिस इज पीवी रेशियो और दिस इज फिक्स कॉस्ट का परसेंट। तो फिक्स कॉस्ट इतने परसेंट के बराबर है, क्योंकि अमाउंट इक्वल है तो परसेंट भी तो इक्वल होगा ना। समझ आ गया ये चीज? तो डिवाइड 70% का बराबर है, तो इंटू 100 का आपका सेल आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। परसेंटेज में तो निकाल हर के बार पे ऐसे ही आएगा। नहीं सर सुनो ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, हाँ, 100। हमेशा यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 into 100 करेंगे हमेशा 100 आएगा, इसके अगर हम 100 ही करेंगे। हाँ, तो वही तो निकालना है आपको। अरे तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो 100 आने हैं तो अपना निकलेगा कैसे? 1 इंच हो रहे हैं, ठीक है? 1 क्या 1? आंसर वही है, अगर ऊपर नीचे सबसे में 7,000 डिवाइडेड बाय 70%, अच्छा कितना आएगा? 10,000 आएगा। परसेंट का बटन दबाना है वहां पे आपको। अच्छा, यहाँ पे सेल का अमाउंट है। हाँ, और उसी सेल को ही तो बीपी बोल रहे हैं हम लोग, उस सेल को बोल रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं, परसेंट का बटन दबाओगे ना वहाँ पे। जो फिक्स कॉस्ट का परसेंट आया था अपना 70, हाँ वो टोटल कॉस्ट पे था ना, टोटल कॉस्ट पे बिना परसेंट फिक्स कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट बोलो या टोटल सेल बोलो, एक ही मतलब है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो जीरो है। टोटल कॉस्ट और टोटल सेल दोनों तो सेम है। देखो 10,000 का सेल है और टोटल कॉस्ट भी 10,000 है, 3 और 7, टोटल कॉस्ट भी 10,000 है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बेसिकली सेल का कहना चाहिए। 70% जो लेंगे ना, तो 60,000 तो आएगा, तो फिर तो आपको सेल ये नहीं दिया जाएगा ना भाई, यही तो निकालना है आपको, यही तो निकालना है। हाँ हाँ, वही तो निकालना है। तो पीवी रेशियो का कहीं से और से जुगाड़ करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट दिया होता है, फिक्स कॉस्ट 100% दिया जाएगा पका के, पीवी रेशियो का जुगाड़ आपको कहीं और से करना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लगाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और नई चीज जो मैंने यहाँ बताई उसको लिख लो कि एट बीईपी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इक्वल होता है। इसको भी यहाँ पे लिख लो कि ऐसे लिखना, एट बीईपी, एरो डाल के लिखो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये हमेशा होगा, तभी तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है, तभी तो जीरो आएगा, तब तो मैं उसको बीईपी बोल सकता हूँ। कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हाँ, टोटल सेल और टोटल, अच्छा देखो ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारा लॉजिक है इसमें, इजी है। देखो ग्राफ में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बीईपी कैसा होता है, मतलब ये बताया था टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। और रेवेन्यू को आसान भाषा में हम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सबसे पहले ग्राफ से यही एक्सप्लेन किया था। अब एक बात ध्यान से देना, मैथ्स पढ़ो थोड़ा बहुत, डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम बोथ द साइड, मैंने यहाँ से भी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया और यहाँ से भी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो अब नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आएगा। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट आएगा। ये हेंस प्रूव्ड, जो मैंने अभी ऊपर लिखाया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि चालू तो यहाँ से हुआ भाई, सेल इक्वल टू कॉस्ट बोले थे ना सर, फिर ये कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने दोनों साइड से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके दिखा दिया। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है, सब चीज लॉजिक है बहुत सारा, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चालू कर दो, चलो। इक्वल्स टू, हाँ ऐसे लिखना, बीईपी इन रुपीस, आपको रुपीस में निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगा दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो अभी पूरा एक्सप्लेन किया। फिक्स कॉस्ट जो होता है ना वो पीवी रेशियो के बराबर होता है, इसलिए उसको डिवाइड कर दें तो इनटू 100% का बटन दबाओगे तो इनटू 100 वो सेल आ जाएगा। कितना अमाउंट का आपने सेल किया जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज पूरा? ठीक है, दो फॉर्मूले और हैं इसके, लिखो साथ साथ। ब्रेक इवन आएगा सेम, फॉर्मूले अलग अलग है, हर सब में आंसर सेम आएगा।
तो बीईपी इन रुपीस का ही, रुपीस में निकालने का एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट। चलो ये भी आप लोग बनाओगे। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वो क्या था, जस्ट अभी जो देखे थे पहला वाला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यही देखे थे। ठीक है, अब इसके आगे मैं लिखूंगा फिक्स कॉस्ट, और आप लोग बताओ डिवाइड में, हाँ पीवी रेशियो कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करने से आता है। ये देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करने से आता है। पूरा 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 फॉर्मूला बताओ, फाइनल आंसर, फाइनल लिखो ऊपर, ये अगला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये लिखना जरूरी है। अब यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लोगे, टोटल लोगे गलत आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग जैसे मैंने एसपी बोला, सेलिंग प्राइस का मतलब ही होता है पर यूनिट, आपको पर यूनिट वाला ही लेना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सेम ही तो हो गया फॉर्मूला, मतलब इसी से वो डिराइव हुआ है। पीवी रेशियो कैसा होता है, सी अपॉन एस होता है, तो एस ऊपर आ गया, सी वैसे का वैसे नीचे में है। इतना क्लियर? दोनों से आंसर सेम आएगा, उसी से तो बनाया हुआ है, अभी शिवम ने बनाया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, सेलिंग प्राइस बोल दिया ना, मतलब पर यूनिट बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सेल्स मतलब टोटल सेल होता है, और सेलिंग प्राइस मतलब वो पर यूनिट ही होता है। एक और फॉर्मूला बीईपी का यूनिट्स में निकालने के लिए, अगर आपको बीईपी चाहिए यूनिट्स में, इधर ध्यान से देखेंगे, बीईपी निकालना है मेरे को यूनिट्स में, कैसे कर सकते हो बताओ? अमाउंट में आ गया, देखो 10,000 आ गया था, ये 10,000 तो आपका आ गया। बीईपी मतलब क्या होता है, बीईपी मींस दैट अमाउंट ऑफ सेल 10,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल एट विच देयर इज नाइदर प्रॉफिट और लॉस। ये रुपीस आपको मिल गया, इसको पर यूनिट कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस से, और क्या ही करना है। तो मतलब एक बात समझो, यहाँ भी मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा। आपको सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई ना करे तो यूनिट्स में आ जाए। एकदम सही, लिखो, वही बताने वाला था मैं अभी, लिखो एक बार, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट्स ऑल, इसके आगे कुछ नहीं होगा। भैया सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर रही है, तो यहाँ से देखो सब लोग रुपीस में कब आएगा, जब आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल अमाउंट में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई मत करो तो यूनिट्स में आ जाएगा, या तो डिवाइड कर दो, एक ही मतलब हो ना, हटा दो उसको, मल्टीप्लिकेशन से गायब कर दो, तो आंसर जो आपका यूनिट्स में आ जाएगा। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, देखो एक और चीज लिख सकता हूँ, और इससे इजी चीज, वैसे तो आपको लगाना ये वाला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एकदम बच्चों वाला ले लो बीईपी इन रुपीस। भाई बीईपी तो इन रुपीस में निकालना आप सीख चुके हो, डिवाइड कर दो एसपी से, वही मतलब हुआ ना। आप लोग रुपीस में निकालना, ये देखो रुपीस में आप निकालना सीख चुके हो, इनटू एसपी किए थे, हाँ तो डिवाइड बाय एसपी कर दो, यूनिट्स में आ जाएगा। या तो इनटू ही मत करो, समझ आ रहा है ये क्या कि पूरा झोल हो गया, आ गया ना। ऐसा कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, जैसा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वही कर पाओगे, उसके अलावा आपको अपने मन से थोड़ी करोगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया उसको हमको यूज करना है। फिक्स कॉस्ट अपन फिक्स कॉस्ट अपन सीपीयू कर दिए, इनटू एसपी मत करना, तो वो यूनिट्स में रहेगा। या अगर आपने रुपीस में निकाल लिया है तो डिवाइड बाय वापस कर दो एसपी से। भाई इनटू एसपी किए थे तभी रुपीस में आया था ना, डिवाइड एसपी कर दो, वापस यूनिट्स में आ जाना है। क्लियर है? ये अपना बीईपी खत्म। ये वाला लिखा हो ना, बीईपी इन रुपीस, अगर आप निकाल चुके हो या दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, डिवाइड कर देना सेलिंग प्राइस से, यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे आए, हो गया। थर्ड वाली चीज देखो, थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पापा के बिजनेस में कोई बैठता है, बिजनेस का नॉलेज तो है ही सबको, सब सीए में घुस चुके। मार्जिन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, बात खत्म, पूरा फॉर्मूला बना लिया आप लोग। देखना ध्यान से, पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो ग्राफ बनाया, फिर से जीरो हुआ,
ये टोटल कॉस्ट का लाइन था और ऐसा टोटल रेवेन्यू का लाइन था। ठीक है, ये वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? बीईपी। ठीक है, मान लो आपका बीईपी 100 रुपए का है। ठीक है, तो क्या आप मतलब बीईपी मतलब क्या था? दैट अमाउंट ऑफ सेल देयर इज नो प्रॉफिट। मतलब आपने 100 रुपए का माल बेचोगे ना तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, जिंदगी भर 100 रुपए में काट लोगे क्या? मतलब 100 रुपए का ही सेल करोगे क्या? घर कैसे चलाओगे? कोई बंदा बोले लॉस तो नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी तो नहीं होगा, घर कैसे चलाओगे अपना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल सेल जो है अपना वो बीईपी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो घर चलेगा। मतलब जो आपका एक्चुअल सेल है वो बीईपी से, देखो बीईपी तो ये वाला पॉइंट था ना, आपका एक्चुअल सेल यहाँ पे होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहाँ लिखो एक्चुअल सेल, हाँ बनाना है। और एक्चुअल सेल मान लो आपने किया 120 रुपए का, तो मेरे को बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो, कितना तक आप सेफ हो? 20 रुपए का आप सेफ हो। प्रॉफिट आसान भाषा में आप ही लोग बताए, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, क्योंकि 100 रुपए तक तो कुछ था ही नहीं, बीईपी 100 रुपए था, वहां पे प्रॉफिट कितना था? 0। अब अपने सेल को कितना बढ़ाया? कितने से सेल को बढ़ाया आपने? तो प्रॉफिट भी 20 से बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां तक तो 0 था ना, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आपने सेल को 20 से बढ़ाया तो प्रॉफिट भी आपका 20 से बढ़ के 20 ही हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि पहले तो 0 था। ठीक है, तो आसान भाषा में मार्जिन मतलब प्रॉफिट ही होता है। देखना फॉर्मूले में भी प्रॉफिट का इस्तेमाल होगा। जैसे बीईपी में आपने किसका इस्तेमाल किया? फिक्स कॉस्ट का, है ना, वो एक गिवन पॉइंट में। अच्छा, एक और सेंटेंस मेरे को याद आया अभी, पपलू मैंने सिखाया था, मेरे को अभी याद आया। ब्रेक इवन पपलू है याद रखने का, फिक्स बीईपी का फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट देखो, जैसे आपने अभी अभी बिजनेस चालू किया तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करोगे कि भगवान इतना सेल करवा दो, इतना सेल करवा दो कि मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट में आओगे ना। क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। जैसे अगर मैं आप लोग को बुक प्रोवाइड, अब देखो यहाँ पे कितने, मान लो आप 15 लोग बैठे हो, अब आप 15 लोगों को मैं बुक्स दूंगा, ठीक है, तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? नहीं, ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट है ना भाई, 2 होगा तो 2 बुक छपाऊंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कवर कैसे होगा? बुक दूंगा तो हाँ फीस लूंगा ना, फीस में तो इंक्लूडेड रहता है। आप लोग का मतलब आप लोग को पढ़ाने में जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगेगा वो आप लोग की फीस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ट्यूशन लगेगा, सब जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा ही में है ना। ठीक है, तो ये वेरिएबल टी-शर्ट का भी तो वेरिएबल कॉस्ट है ना, जितने बच्चे उतना छपाएंगे उतना बनाएंगे, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। कहने का मतलब ये है जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है सेलिंग प्राइस में जोड़ के। आपको उसके पीछे मेहनत करना है क्या? ठीक है, फिर पलाश बोलोगे नहीं समझ आ गया। आपको अपना जो वेरिएबल कॉस्ट जो लग चुका है क्या उसको वसूलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। कस्टमर आएगा आपको सामने से पैसा दे देगा, सेलिंग प्राइस देगा, फीस देगा ना, तो उसमें तो इंक्लूड करके हमने उसमें इंक्लूड करके ही अपना फीस स्ट्रक्चर बनाया है। तो जैसे ही बच्चा आएगा फीस देगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 1 सेकंड के अंदर कवर हो गई। दिक्कत किस में आएगी? फिक्स कॉस्ट कवर करने में, क्योंकि यहाँ का जो रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है। 1 लाख है यहाँ का रेंट, कि आप लोग का, आप 15 लोग का फीस मिला के 1 लाख होगा कॉस्ट का? नहीं होगा, तो मेरा तो दिक्कत हो गया फिक्स कॉस्ट कवर करना, है ना। तो इसीलिए बीईपी निकालते टाइम, बीईपी में समझाया था ये पूरा लॉजिक, बीईपी निकालते टाइम मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम मेरा इतना सेल करवा दो कि फिक्स कॉस्ट निकल जाए। भगवान वेरिएबल कॉस्ट तो मैं खुद से निकाल लूंगा, सेलिंग प्राइस में जुड़ा हुआ है, अपने आप आ जाएगा पैसा, बस मेरे को वेरिएबल कॉस्ट जितना वो करवा दो, सॉरी फिक्स कॉस्ट जितना करवा दो, इतना सेल करवा दो कि मेरा फिक्स कॉस्ट निकल जाए। इसलिए बीईपी के हर फॉर्मूले में ऊपर में फिक्स कॉस्ट आता है, बाकी तो हमने और डिटेल में वो लॉजिक देखा है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब थोड़ा लालची हो गए, अब थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए, घर चलाना है, मम्मी थोड़ा चिल्ला रही है, पैसा नहीं आ रहा है, मार्जिन भी कमाना है मेरे को थोड़ा सा, तो अब थोड़ा और मांग लिए भगवान से, दे मिल गया भाई, भगवान से जो मिल रहा मांगोगे मिल जाएगा, तो हो गया 120। ठीक है, तो मतलब मैंने बता दिया मार्जिन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, जोड़ो चलो। अब देखो, अब मैं जानबूझ के आपको ऐसा क्यों करवाया कि एक ही पेज में सब फॉर्मूला आ जाए लेफ्ट राइट में। देखो मैं जानबूझ के उसके बाजू में लिखूंगा, बीईपी ने रुपीस लिखा था, उसी के जानबूझ के बाजू में लिखना एमओएस इन रुपीस, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस, जानबूझ के उसके बाजू में लिखना, भले बीच में स्पेस छूट जाए, इक्वल्स टू। हाँ, मार्जिन मतलब क्या बोले थे वन वर्ड में? प्रॉफिट अपॉन
अगला भी उसके जानबूझ के बाजू में MOS इन रुपीस का दूसरा फॉर्मूला। हाँ बताओ, मार्जिन मतलब क्या बोले थे? प्रॉफिट। और उसी के बाजू में लिखा हूं मतलब सेम है फॉर्मूला, बीईपी का फिक्स कॉस्ट को हटा के प्रॉफिट डाल दिए, नीचे का कितना सबसे होगा सेम। तीसरा भी सेम, आपको निकालना है तीसरे में क्या निकालना है? MOS इन यूनिट्स निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट को हटा के प्रॉफिट डाल दो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, और बाजू में भी इसका कर सकते हो। देखो है, कहाँ थे इतनी देर? कब गए और क्या करने गए थे? हे भगवान, पूरा खत्म होने को आया है। हाँ देखो, फिर यहाँ के बीपी की जगह पर MOS पुट कर दूंगा। अगर मेरे को यूनिट्स का दूसरा फॉर्मूला है ना, यूनिट्स को निकालने का ही दूसरा है। अगर आपको MOS इन रुपीस दे दिया है, क्वेश्चन में ही दे दिया, ये लो भाई इतने रुपए का आपका MOS है, एक यूनिट का बता दो, मतलब यूनिट्स में बता दो, डिवाइड कर दो SP से, सेलिंग प्राइस यूनिट्स में आ जाएगा। फॉर्मूले पूरे सेम है। फिक्स बीईपी में प्रार्थना कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट कवर करवा दो, अब फिक्स कॉस्ट हो गया तो लालची हो गया, प्रॉफिट कमा के दे दो, तो प्रॉफिट आ गया उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, बाकी पूरा सेम। और चौथे में क्या होगा? और ज्यादा लालची हो जाओगे, प्रॉफिट अभी तक करेंगे सब, देखेंगे सब, और ज्यादा मांग लोगे। ये होगा कि अगर फिक्स कॉस्ट दिया गया और प्रॉफिट दिया गया, तो प्रॉफिट तो यहाँ ही गया था ना MOS में, फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो जाता। क्यों नहीं? आगे ऐसा कैसे? प्रॉफिट हो गया तो फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही जाएगा ना, तभी तो प्रॉफिट हो गया मेरे को। एकदम गलत, और आपने भी बोला ना एकदम गलत है ये। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मतलब फिक्स कॉस्ट तो कवर हो चुका हो ना, उसके बाद मेरा पैसा बचा है, तभी तो वो प्रॉफिट कहला रहा है। फिक्स कॉस्ट कवर हो चुका है भाई। हाँ बोला आपने से, पलाश आपने पहले से ही बोला था कि चौथे में, बता दो। हाँ अपन जैसे कैपिटल 10 लाख का लगाया है, हाँ, तो 10 के ऊपर जो आएगा वो वाला इसमें आना है। नहीं यहाँ पे कैपिटल का कोई रोल नहीं है। देखो पलाश ने पहले क्या बोला, मैंने पूछा चौथे में क्या हो सकता है, भाई आपने फिक्स कॉस्ट भी कवर करवा लिया भगवान से, प्रॉफिट भी कमा दिया, तो अब क्या मांगोगे? तो पलाश ने बोला कि अब ऐसा करेंगे कि रुको तो सही, फिक्स कॉस्ट भी कवर करवा दो, प्रॉफिट भी कमा दो। तो नहीं, प्रॉफिट तो हो गया ना, तो अब सही बोलता हूं मैं। अब आप चौथे में ये प्रार्थना करोगे कि फिक्स कॉस्ट तो कवर करवा ही दो, साथ में मन चाह प्रॉफिट कमा के दे दो। मन चाह, यहाँ तो आप इतना प्रॉफिट कमा रहे थे कि घर चल जाए, घर का खर्चा पानी निकल जाए। अब मन चाह प्रॉफिट 2 लाख 10 लाख, मन चाह प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर्मूले में लिखेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा पहले खत्म नहीं हुआ, इतना लिखे क्या? आप एक मस्त चीज लिखो अभी, और इसका बीईपी MOS खत्म नहीं हुआ। हाँ अभी चौथे में नहीं आएंगे, अभी ये देखो इसको लिखो, चलो ध्यान से देखेंगे। अगर आप बीईपी इन रुपीस में प्लस करोगे MOS इन रुपीस तो क्या आ जाएगा? वही एक्सेल प्रॉफिट। नहीं, बीईपी आप किसके दम पे निकालते हो? कैसे, किस चीज का यूज करते हो? फिक्स कॉस्ट का यूज करते हो ना। और MOS में किस चीज का यूज करते हो? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोला मैं, बताऊंगा अभी। लिखो, अभी सेल लिखो, मैं जानू से कॉस्ट बोला, आप लोग ने सही पकड़ा, लेकिन अभी कॉस्ट बोला हूं। ठीक है, अभी लिखो बीईपी क्या था। जहां देखो एक चीज देखो ना, ग्राफ देख लो। देखो ये वाले ग्राफ में बीईपी कितना है? 100 है। MOS कितना है? तो जोड़ के आ गया ना 120। मतलब आपको MOS दे देगा, बीईपी देगा 100, MOS देगा 20, आपका जो एक्चुअल सेल है वो 120 आ गया। क्या चीज? हाँ अभी रुको ना, अभी चौथे में आने दो, तो पहले इसको लिखो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीईपी एंड MOS। नहीं, ये चौथा नहीं आए हैं अभी, वेट, थोड़ा पेशेंस भाई। देखो ना, मैनेज करो ना, इसमें 2 लाइन हो गए बस, देख लो। बीईपी MOS का देखो मैं कैसे लिखा हूँ प्रेजेंटेशन, देखो बीईपी MOS का मिला के लिखा हूँ। देखो कहीं और पीछे लिख लो,
ये बीपी का कॉलम था ना, ये एमएस का था, मैं दोनों के ऐसे कंबाइन लिखे हुए एक साथ। जैसे वो उसमें नहीं था मर्ज द सेल, एक्सेल में होता है ना, सेल को मैंने मर्ज कर दिया। हाँ, तो देखो अगर आप देखो ध्यान से देखेंगे, अगर बीपी ने रुपीस में एमओएस ने रुपीस प्लस करोगे तो सेल आ जाएगा ना रुपीस। लेकिन अगर आप बीपी इन यूनिट्स को प्लस करोगे एमओएस इन यूनिट्स वाले को तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा यूनिट्स में। लिखो ठीक है। और एक और बस लास्ट कि अगर आप बीपी इन परसेंटेज में प्लस करोगे एमओएस इन परसेंटेज तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा परसेंट में। तो कितना होता है सेल परसेंट में? 100 होता है। 100 लिखना ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन बीपी एंड एमओएस। जो रिलेशन पीवी और इसके पहले हमने किसका रिलेशन पढ़ा था? पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही तो है, मतलब परसेंट में तो चलो सेम ही है, बाकी यूनिट्स जोड़ोगे तो यूनिट्स आ जाएगा सेल का, और अमाउंट में जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा सेल का। ठीक है। हाँ, लेकिन पीवी रेशियो का बस वही था, क्योंकि पीवी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंट। मैं पूछूंगा पीवी रेशियो अमाउंट में बताओ तो बोलना सही क्या पूछ रहे हो। पीवी रेशियो जो है वो परसेंट में ही होता है, लेकिन बीईपी रुपीस में भी होता है, यूनिट्स में भी होता है, परसेंट में भी होता है। ठीक, लिख लिए। अब आते हैं चौथे में, लास्ट में। चौथा आपको निकालना रहेगा, देखो इधर हाँ, अब चौथा हो गया। चलो चौथी और लास्ट चीज इस टॉपिक की, अब आपको निकालना है सेल्स। बोले अभी तक भी तो वही कर रहे थे, बीईपी मतलब भी सेल था, लेकिन वो वाला सेल था जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बोले एमओएस मतलब भी तो सेल होता है, वो वाला सेल होता है जहाँ पे आप मिनिमम प्रॉफिट कमा लेते हो, मिनिमम प्रॉफिट जिसमें आपका घर चल जाए। लेकिन अब आप सेल्स निकालना चाहते हो टू अर्न योर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट, अपनी इच्छा अनुसार आपको प्रॉफिट कमाना है। तो देखो एक बात समझो ना, आप लोग मेरे पास आए, बोले हमको कॉस्ट में थोड़ा चाहिए 85-90 चाहिए, तो ठीक है आपने बोल तो दिया, मतलब ये आपका डिजायर है, ध्यान से सुनना, ये आपका डिजायर है कि मेरे को चलो 85 चाहिए। ठीक है, अब हमारी इच्छा है कि हमको कॉस्ट में 85 चाहिए, तो आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? तो करना पड़ेगा ना। तो मैं वही तो बताऊंगा, पगली नहीं बोलती है, उल्टा लटका दूंगा। देखो आपका डिजायर है, आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस हिसाब से उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वो मैं बताऊंगा ना, वो वही चीज आप निकालना चाह रहे हो कि डिजायर प्रॉफिट। देखो मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, डिजायर बताओ भगत कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? हाँ भगत ये है, हाँ हाँ नहीं बताओ, अमाउंट कुछ बता दो ना, कुछ भी। 10 लाख कमाना चाहते हैं। मुस्कान कितना? फिर भी 5 करोड़ कमाना चाहती है, तो सेल किसको ज्यादा करना पड़ेगा? मुस्कान को। तो कितना वो हमको निकालना है। सबका डिजायर अलग अलग होता है ना, हमको इतना देखो अगर 10 लाख में खुश था वो हो जाएगा कम, अब लड़की है थोड़ा ज्यादा ठीक है, ठीक है, लड़कों का गुजारा हो जाता है ना कम में। सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सोचो क्या हो सकता है फॉर्मूला। और हाँ, जानबूझ के उसी स्पेस छोड़ दो, जानबूझ के उसी के नीचे लिखना, यहाँ पे लिखना जहां पे पुराने फॉर्मूले लिखे होंगे। सेल्स आपको निकालना है इन रुपीस। हाँ, क्या प्रार्थना करोगे भगवान से? भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? उसके लिए मेहनत करो। बताओ बताओ क्या बोलोगे भगवान को, क्या क्या दिला दो? लेकिन प्रॉफिट ऐसे ही आ जाएगा क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले फिक्स कॉस्ट कवर। अरे धीरे धीरे चलो भाई, इतना भी लालची मत बनो, सीधा डिजायर प्रॉफिट। अभी देखो सुनो इधर, ये कितना आसान चीज है, इससे आसान कुछ है नहीं कॉस्ट में। पहले आप चाह रहे थे कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए क्योंकि आपका स्टार्टिंग स्टेज था, तो आप बीपी में ही संतुष्ट हो गए थे। भाई इतना कमा दो कि लॉस ना हो कम से कम, मतलब अगर जीरो भी होगा ना चलेगा, लॉस नहीं। पहले आप
फिक्स कॉस्ट कवर के लिए प्रेयर किए थे, फिर बोले था थोड़ा सा थोड़ा प्रॉफिट, घर भी तो चलाना है, खाना खाना है, थोड़ा प्रॉफिट कमा के दे दो, लेकिन अब फिक्स कॉस्ट तो कवर होनी ही चाहिए, साथ में प्लस मनचाहा प्रॉफिट भी खत्म होना, मतलब कमाना होना चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या भगत 10 लाख डालेगा, मुस्कान 5 करोड़ डालेगी? डिजायर भाई इच्छा का प्रॉफिट है सबका, क्वेश्चन में बताएगा, आपका एक्चुअल में सही आपका डिजायर नहीं बताएगा, क्वेश्चन में बता देगा उसका डिजायर प्रॉफिट ये है भाई, ठीक है, आप सही में अपना डिजायर नहीं डालोगे, कुछ और ही हो जाएगा फिर। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, आगे नीचे में क्या डालूं बताओ? पीवी रेशियो, तभी तो मैं जानबूझ के उसी के बाजू लिखा हूं, सब वैसी करना, ये देखो साथ साथ में देखो, सेम सेम है भाई फॉर्मूला पूरा, बस न्यूमरेटर चेंज होते जा रहे हैं। बीईपी में आया फिक्स कॉस्ट, एमओएस में आया प्रॉफिट, और जब सेल्स की बारी आई, अभी लास्ट हम सेल्स निकाल रहे हैं, तो उसमें दोनों आ गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, दोनों आ गया। और जो वो है वही तो लिखा हो फिक्स कॉस्ट, अच्छा वो सेल्स टू डिजायर्ड प्रॉफिट, ताकि ये बाजू बाजू में आए, मेरे को दिखे कि हाँ फॉर्मूला सेम है। ये भगवान, डिजायर्ड प्रॉफिट कहाँ गए तो लिखता हूं, तो अगला फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, सेल्स हाँ, सेल्स इन रुपीस, क्या लिखूं बताओ, चलो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, हाँ, कंट्रीब्यूशन टोटल की पर यूनिट इनटू एसपी, अच्छा का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एसपी, ठीक, और लास्ट क्या रहेगा, सेल्स इन यूनिट्स में निकालना है आपको, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस। या फिर अगर आपको सेल्स दे देगा रुपीस में, भाई रुपीस में दे दिया, इतने रुपए का मैंने सेल किया है, डिवाइड कर दो एसपी से, तो भी यूनिट्स में आ जाएगा, खत्म ये टॉपिक, क्वेश्चन बनाएंगे। सीधा उसी के बाजू बाजू में लिखना, पूरा तो सेम है ना, तो 2 सेकंड लगेगा बस आपको रिवीजन में। अब सही वाला 2 सेकंड बता रहा हूँ भाई, पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर तो सब में सेम है, पहले पीवी रेशियो, फिर सीपीयू इनटू एसपी, और यूनिट्स में चाहिए तो सिर्फ सीपीयू से डिवाइड कर दो बस। तो अभी आप लोग का लेफ्ट और राइट पेज पूरा भर गया होगा, ठीक है, पीछे पलटो, एक छोटा सा एक फॉर्मूला बस सिंगल हो गए, हो सकता है आ जाए, हाँ आएगा तो ऐसा लाइन खींच के कर दो, बस एक नहीं, किसी चारों के अंदर नहीं है, अलग से है, ये मेरा टॉपिक यही है, लेकिन इन चारों से हटके है, शट डाउन पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है, देखो मतलब इन सबसे हटके अलग ही चीज है, आपको शट डाउन पॉइंट निकालना है। शट डाउन पॉइंट मतलब क्या समझ आ गया, इससे बंद करना है बस, इससे ज्यादा लॉस में नहीं झेल सकता, सेल इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, लॉस इतना ज्यादा हो गया है कि अब मेरे को बिजनेस बंद करना है, इससे ज्यादा लॉस में नहीं सह सकता। चारों से हटके है, जगह है तो वहीं पे लिख सकते हो, चलेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो क्या बोला गया था, फिर बीच में बोल देते हो, बुला देते हो, सेल मेरा इतना कम हो गया है कि अब मेरे को बिजनेस बंद करना है। हाँ मैं बोला था, देखो 2-3 हजार का लॉस होगा तो चल जाएगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने वही पूछा था, 2-3 हजार मतलब कैपिटल से कंपेयर करोगे ना, जैसे अभी मेरे को 10% का लॉस हो रखा है, उसमें शेयर में थोड़ा सा चलेगा, अभी चलता है उतना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो चलता है अपना, ठीक है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस से नीचे जाएगा वो शट डाउन पॉइंट, उससे हमको एग्जिट करना पड़ेगा, बेच के निकल जाना पड़ेगा,
उससे ज्यादा फिर आपका कैपिटल चले जाएगा ना, आपका जीरो पे आ जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे। तो देखो शट डाउन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ये नया चीज है, फिक्स कॉस्ट तो जानते थे, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, बस ये एक फॉर्मूला है। लेकिन सवाल है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जहां तक मैं पढ़ा हूं फिक्स कॉस्ट को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट तो अवॉइड नहीं कर सकते, फिर कैसे आ गया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट? उसमें दिमाग लगाओ। बायजूस का जो बिल्डिंग था, हाँ। है ना, तो कितना चार्ज दे रहा था, 200 करोड़ ऐसे, मतलब जो भी थी 4 करोड़ 10 करोड़ दे रहे हैं, उसको वो छोटी जगह मिला के करता। जैसे अरम इंस्टीट्यूट का एक बड़ा बिल्डिंग में काम कर, वहाँ कॉस्ट ज्यादा है, वहाँ ना करके यहाँ कर दो, क्योंकि ये छोटा बिल्डिंग कॉस्ट कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। लेकिन मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूँ। बंद मतलब परमानेंट, आपने शिफ्ट का बताया, शिफ्ट नहीं होगा, मैं परमानेंट बंद कर रहा हूँ। फिर कैसे? नहीं, पलाश ने एकदम सही बोला, या तो अपने बिजनेस का वो क्या बोलते हैं उसको, स्केल कम कर लो, मतलब होता है लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में आ जाओ। बड़ी जगह पे खेल गए थे तो रेंट ज्यादा लग रहा था, छोटी जगह पे जाके खेलोगे रेंट कम लग जाएगा। ज्यादा एम्प्लॉय थे, जो एम्प्लॉय उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं देगा, उन एम्प्लॉय को हटा दो, सैलरी कम लगेगा, फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, सैलरी फिक्स कॉस्ट होता है। और मैं ऑडिट, ठीक है ये सही था, लेकिन एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको, चलो बताओ। रेंट मतलब मेरे को सीधा मतलब शिफ्ट नहीं हो रहा हूं मैं। देखो पलाश ने जो बोला रेंट कम तो लगेगा, लेकिन भाई लगेगा तो सही ना, मैं ये चाहता हूं कि वो जीरो हो जाए, मतलब लगे ही ना मेरे को। तो ऐसा कैसा? देखो एक बात समझो, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, और कुछ लें? इतना ही लेते हैं, चलो 3 काफी है। बताओ इनमें से कौन सा अवॉइडेबल है, कौन सा नॉन अवॉइडेबल है? या चलो मैं लिख देता हूँ, नॉन अवॉइडेबल है, क्यों ऐसा? और सैलरी अवॉइडेबल है। अगर अच्छा अनअवॉइडेबल होता है क्या अंग्रेजी? हाँ लोन नहीं पे करेंगे तो धंधा वो नहीं चलेगा। नहीं, धंधा तो मैं बंद कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ, मैं तो बंद कर ही रहा हूँ। तो अच्छा हाँ समझ गया, ये दोनों है ना, नहीं ये दोनों अपने हाथ में है और वो सामने वाले के हाथ में, मतलब रेंट सैलरी, मतलब मैं हटा सकता हूँ। हम शट डाउन पॉइंट निकाल रहे हैं। शट डाउन मतलब बिजनेस बंद कर देना है, और बिजनेस बंद कर दोगे, बिजनेस पूरा बंद, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए, पूरा बंद कर दियो, घर पे बैठे हो, तो क्या रेंट लगेगा? तो आपने अवॉइड कर दिया ना रेंट को, नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। सैलरी लगेगा, तो फिर इंटरेस्ट क्यों लगेगा? वो अनअर्न्ड वर्ड, जब तक लोन पे नहीं, लोन बैंक वाला ये देखेगा कि तुमने बिजनेस बंद कर दिया, जा ऐसे तो मैं ये करूंगा, फिर लोन ले लूंगा, 2 दिन बिजनेस के लिए दिखा दूंगा बिजनेस है मेरा, 2 दिन करूंगा, अगले दिन बंद, शट डाउन, अब तू नहीं दूंगा इंटरेस्ट, जा। ऐसा नहीं होता है। आपने जब तक लोन पे नहीं करोगे तब तक वो देना पड़ेगा। बिजनेस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इतना खतरनाक है कि बिजनेस को शट डाउन करने के बाद भी आपको देना पड़ेगा। जब तक बिजनेस चल रहा था तभी आप नहीं झेल पाए, तभी तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, तभी तो बंद किए ना। बंद करने के बाद भी वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तब तो अभी मेरे पास और पैसा नहीं है, तो भी आपको देना पड़ेगा, वो अनअवॉइडेबल है। तो इसका लॉजिक ये है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लॉजिक है हर चीज का, शट डाउन पॉइंट है। वो क्या कहना चाह रहा है कि आप इतना गिर चुके हो, इतना आपका सेल गिर चुका है कि आप अपना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो, तो भाई बंद कर दो, मतलब नहीं है। अनअवॉइडेबल तो आपको झक मार के देना ही पड़ेगा, बिजनेस बंद करने के बाद भी देना ही है, अनअवॉइडेबल है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अवॉइडेबल लिया जा रहा है कि आपका सेल इतना कम हो गया, इतना कम, आप अपना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे, बंद कर दो, कोई मतलब नहीं ऐसे चला के। समझ आया? लिख लो फॉर्मूला, चाहे तो ये 2 एग्जाम्पल 3 लिख दो, तो अपना अब ये टॉपिक फिनिश।
हो गया ना सबका? तो चलो चारों बंदर लोग अपनी मॉड्यूल निकालो, उससे बनाओ। सीए वाले सामने देखो। हेलो मॉड्यूल। एग्जाम्पल भी बनाना, इलस्ट्रेशन अलग होता है, एग्जाम्पल अलग होता है। दोनों बनाओ। एग्जाम्पल 1 से चालू करो। देखिए अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 से चालू करो। मैं पेज खोल दिया हूँ। तो बहुत टाइम चालू करो। निकाल के दे दिया। 12 लेकिन 12 सभी दिखा के यही बैठोगे। भाग जाओगे तो कहो 5 का 15 उठा देते। देख से आता फिर बोलते रुको थोड़ा। नहीं, ये देखो ना, बेशक हम लोग चले भी गए। आगे उसको बोलेगा पलाश और वो चले गया। ये देखो ये भी जागा है। कहाँ? वो बोला क्या जाने? फिगर यहाँ पे है। यहाँ का 25 26 जैसा आप बोलो। बैठ दिया कौन है भाई? तो यहीं बैठने बोला मैं। भूख लाए नहीं तो भूख लगी कैसे? तो स्निकर्स लेके आओ। जाओ जल्दी भागो अगले लोग। 10 मिनट में। 10 मिनट है, जल्दी आओ, मैं चालू कर दूंगा। सर आज आप 12 कर दो। चाय